जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में एक नई वीडियो के साथ। यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लासेस हम लोग देख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग। भारतीय संविधान की आज सुबह हमने एक वीडियो डाली थी प्रैक्टिस सेट। आई होप आप लोगों को वो क्लास अच्छी लगी होगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं भारतीय संविधान के वो लिए जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी और ये सारे प्रश्न आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे और अपनी तैयारी जांचने का भी बढ़िया समय है। यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट है। 5 नंबर का भारतीय संविधान पूछा जाना है। इन सभी वीडियोज़ को आप देख करके जाइएगा, ज़रूर आपको इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 98 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 100 सब्सक्राइबर होने में केवल 2 सब्सक्राइबर दूर हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली परीक्षा में आप लोगों को बेहतरीन वीडियोज़ मिलती रहें, बेहतरीन मैटर आप लोगों को मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो देखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है सोवियत संघ और ऑप्शन चौथा है रूस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका। ए फॉर अमेरिका इज़ द राइट आंसर। अमेरिका इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। आगे देखेंगे, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? क्या 6 थे या फिर 7 थे या फिर 8 थे या फिर 5 थे? तो देखिए 6 तो प्रारंभ में होंगे नहीं, क्योंकि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6। तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं, तो फिर 7 होगा, 8 होगा या फिर 5 होंगे। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी 7। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया था। तो अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं या फिर अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं या फिर कनाडा के संविधान से लिए गए हैं या फिर आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं? क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आयरलैंड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आयरलैंड। जो भारत के संविधान में शामिल जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। अगला देखेंगे प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 99, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 39, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 59 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 69। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 संविधान का
अनुच्छेद 39 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 केंद्रीय गृह मंत्री। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति। जो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। जो उपराष्ट्रपति है वो किसका पदेन अध्यक्ष होता है? क्या राज्यसभा का होता है, या फिर लोकसभा का होता है, या फिर योजना आयोग का होता है, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? सही जवाब हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आगे क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा, 2 सदन है ना संसद के, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा? क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 2, या फिर ऑप्शन नंबर 3, या फिर ऑप्शन नंबर 4? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 14 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए नामित किए जा सकते हैं। राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नामित कर सकता है राष्ट्रपति, राज्यसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए 2। लोकसभा के लिए 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, नामित कर सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 14, क्योंकि इसमें दोनों सदनों के लिए पूछ रहा है ना। राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नामित कर सकता है, लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित कर सकता है राष्ट्रपति, तो 2 और 4 14। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 14। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्य नामित किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? क्या संसद का अभिन्न भाग है, या फिर लोकसभा का अभिन्न भाग है, या फिर राज्यसभा का अभिन्न भाग है, या फिर मंत्रिपरिषद का अभिन्न भाग है? तो जो राष्ट्रपति है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 संसद। राष्ट्रपति संसद का ही एक अभिन्न भाग है, क्योंकि संसद के भाग होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 जो है भाग होते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपकी परीक्षा को देखते हुए अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? जो राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? क्या 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है, या फिर 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, या फिर 4 वर्ष की अवधि के लिए होता है, या फिर 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6 वर्ष। जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वो 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारा बिल्कुल सही जवाब है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आप लोग वित्त आयोग को देख करके वित्त मंत्री ऑप्शन ना लगा दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ना कि वित्त मंत्री और ना ही प्रधानमंत्री और ना ही लोकसभा अध्यक्ष। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? क्या रक्षा मंत्री होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री होता है, या फिर राष्ट्रपति होता है, या फिर तीनों सेनाओं में वरिष्ठ चीफ होता है? सही जवाब क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। देश की जो सशस्त्र सेनाएं हैं, जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर इन चीफ है वो कौन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको आप लोग याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 352 होगा, या फिर अनुच्छेद 356 होगा, या फिर अनुच्छेद 360 होगा, या फिर अनुच्छेद 361 होगा। सही जवाब क्या होगा? तो देखेंगे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 352 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय संविधान के 352 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें। और कितना स्कोर रहा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे 100 सब्सक्राइबर्स होने में केवल 2 सब्सक्राइबर दूर हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दर्शन क्लासेस विद शिव हमारे चैनल का नाम है। अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, बहुत महत्वपूर्ण थ्योरीज आप लोगों को दी जाएंगी। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।